हाय व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है अ ट्रेजिक डेथ ऑफ मार्लिन मनरो, जो कि फेमस अमेरिकन राइटर आर्थर मिलर की वाइफ थी। ये बदकिस्मत लड़की 1 जून 1926 को लॉस एंजलिस में पैदा हुई। इनकी वालदा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार थीं और इनकी पैदाइश के थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने इनको छोड़ दिया। ये फादरलेस चाइल्ड थीं। इनके वालिद का नहीं पता था और पूरी उम्र ये अपने वालिद को तलाश करती रहीं, क्योंकि ये अपने वालिद की सिर्फ एक लफ्ज़ से वाकिफ़ थी, एडवर्ड। शक्ल नहीं देखी हुई थी, कंप्लीट नेम जगह कुछ पता नहीं था, तो ये अपने वालिद को तलाश ना कर सकी। न माँ का प्यार मिला न बाप का। दरबदरी की वजह से 8 साल की उम्र में बदकिस्मती से इनके साथ रेप हो गया। इनकी डेथ की वजह रेड डायरी बताई जाती है। रेड डायरी क्या है और उसके पीछे क्या कहानी है, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। यहाँ हम उस अदाकारा का एक ऐसा जुमला आपको साथ शेयर करने लगे हैं जो वाशिंगटन पोस्ट में छपा और बहुत ही मशहूर हुआ। इसके अंदर दुख और दर्द कितना है आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए। आई नेवर रिसीव्ड ए थैंक यू फ्रॉम ऑल दोज हु मेड मिलियंस ऑफ ए न्यूड मैरिलन फोटोग्राफ। व्यूअर्स, इधर आई लिखना था, सॉरी। इनका ओरिजिनल नेम नॉर्मा जीन मोटेंसन था। इनकी वालदा जो हैं आपको बता चुका हूँ, नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार थी, जिसकी वजह से ये फॉस्टर केयर में रहीं, ऑर्फेनेज हाउसेस में रहीं। अपने बचपन में इनको 12 डिफरेंट फैमिलीज़ के साथ रहना पड़ा, कभी यतीम खानों में, कभी इस घर, कभी उस घर, कभी दर बदर। बदकिस्मती से इनको और भी बहुत सी बीमारियां थी, जहां एक ख़ास बीमारी जिसने इनका पीछा नहीं छोड़ा वो थी एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी, जो कि एक्सट्रीमली पेनफुल थी। और उसमें हालत क्या होती है, एंडोमेट्रियोसिस एन एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन इन विच द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस spreads into other parts of the reproductive systems. Some researchers found that endometriosis increased the risk of miscarriage. इनकी जब पहली शादी हुई थी तो इन्होंने बच्चे की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन बदकिस्मती से इनके यहाँ बच्चा नहीं हो सका। अपनी ज़िंदगी में कहा जाता है कि इन्होंने एक अटेम्प्ट भी की थी सुसाइड की। इस बदकिस्मत अदाकारा को अपने हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद $20 पर वीक में डिफेंस में जॉब मिल गई। ही हैड रोजेज डिलीवर्ड टू हर क्रिप्ट 3 times a week फॉर द नेक्स्ट 20 years। ये इनके एक हस्बैंड हैं जो बेसबॉल के प्लेयर थे। वो इनके मरने के बाद हर वीक में 3 मरतबा फूलों का गुलदस्ता लेके जाते थे, और वो ऐसा 20 साल तक करते रहे मार्लिन मनरो की डेथ के बाद। लेकिन ज़िंदगी में इनको मोहब्बत नहीं मिली। घर से दरबदर थीं, कोई ठिकाना नहीं था, तो इन्हीं मजबूरियों के बायस इनके दोस्तों ने, इनके अहबाब जो इनसे रगबत रखते थे, उन्होंने 16 साल की उम्र में इस लड़की की शादी कर दी भी, कम अज़ कम इसको कोई घर तो मुयस्सर आएगा। इनके पहले हस्बैंड का नाम डॉटी था। 1946 में इनकी जो है डाइवोर्स हो गई। 1951 में मनरो की जो है मुलाकात अपने थर्ड हस्बैंड से हुई, जो हमारे फेमस अमेरिकन राइटर थे आर्थर मिलर, और ये मुलाकात एक मूवी सेट पे हुई। इस मुलाकात के बाद इनकी आपस में मोहब्बत बढ़ती रही। अट्रैक्शन पहली मुलाकात में इनको महसूस हो गई थी। डी मैगियो ने इनको डाइवोर्स दे दिया, आपके सामने है। उसके बाद क्या हुआ कि इनके जब ताल्लुकात बढ़े आर्थर मिलर के साथ, तो दूसरी जानिब आर्थर मिलर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। हाउस ऑफ अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ कमेटी के सामने उनको पेश कर दिया गया, क्योंकि वो मार्क्सिस्ट नज़रियात रखते थे, जहां उन्होंने अपने साथियों को बताने से इनकार कर दिया, और हाउस ऑफ अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ कमेटी ने उनको सज़ा सुनाई। इन हालात की वजह से मनरो को उसके दोस्तों ने मशवरा दिया कि तुम आर्थर मिलर से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा कैरियर दांव पर लग जाएगा।
लेकिन मोनरो को इतना प्यार मिला था आर्थर मिलर से कि उसने कहा कि मैं कभी भी आर्थर मिलर का साथ नहीं छोड़ूंगी। और जून 29, 1956 को आफ्टर 8 days ऑफ हिज टेस्टिमनी दे मैरिड, इनकी शादी हो गई। ये कपल बड़ी खुशी से रह रहा था और इनकी दूरी की भी एक वजह वो बनी जिसका शिकार मार्लिन मनरो अपनी पैदाइश से थी। उन्हें प्यार नहीं मिला था। गो के आर्थर मिलर उनको पूरा वक्त देते थे, लेकिन शी नीडेड मोर इमोशनल सपोर्ट देन मिलर कुड गिव एंड द ग्लैमर क्विकली फेडेड फॉर हिम। और मिलर को भी कुछ शिकवा शिकायत थी, तो मिलर ने क्या किया, मिलर मेड हिज फीलिंग्स ऑन द रिलेशनशिप पब्लिक इन द स्क्रीन प्ले ऑफ 91's The Misfits, which he wrote to give Monroe the chance to show her dramatic skills while also clearly basing her sweet but neurotic character Rosalind on her personality. The shoot was a disaster and they divorced shortly after. और आर्थर मिलर और अदाकारा की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ वो था जब मिलर ने मोनरो के जनाजे में भी शिरकत नहीं की। उसकी वजह मिलर ये बताते थे कि इस जनाजे में जो हैं फेक पीपल्स थे मोनरो की डेड बॉडी के इर्द गिर्द। इन 1987 ही समड अप हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स मोनरो। आर्थर मिलर ने बड़ा अरसा खामोश रहे मोनरो की डेथ के बाद, और 1987 में उन्होंने कहा शी वॉज अ सुपर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड दैट्स एक्साइटिंग टू बी अराउंड अंटिल इट स्टार्ट्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। जब इनकी पहली शादी हुई थी मार्लिन मोनरो की 16 साल की उम्र में, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे एक बेबी चाहिए जिससे मैं प्यार करूं, अपना वक्त गुजारूं। तो उन्होंने कहा था अभी तुम छोटी हो तो तुम बच्चे को नहीं संभाल सकोगी, तो आगे चल के इंशाल्लाह हम एक बेबी कर लेंगे। तो ये ख्वाहिश उनकी रही, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। ड्यूरिंग हर मैरिज टू आर्थर मिलर शी सफर 2 मिसकैरेजेस एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ भी इनको मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ा और इनकी औलाद इनके नसीब में ना आई। अबाउट अ मंथ आफ्टर फाइलिंग फॉर डाइवोर्स फ्रॉम मिलर, मोनरो साइन हरसेल्फ इनटू द पेन विटनी साइकियाट्रिक वार्ड इन न्यूयॉर्क। इनके साइकियाट्रिक इश्यूज मिलर से डाइवोर्स के बाद मज़ीद बढ़ गए और उन्होंने अपना इलाज शुरू करवा दिया। इन 1946 शी गॉट फर्स्ट मूवी कॉन्ट्रैक्ट विद फॉक्स। इनकी फेमस फिल्म्स के नाम द 7 Inch नियाग्रा, जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स, हाउ टू मैरी अ मिलेनियर, द मिसफिट्स। इनकी फर्स्ट फिल्म जिसमें इनको सिर्फ 9 लाइन्स का डायलॉग मिला था और एक वेट्रेस का किरदार इन्होंने उसमें अदा किया था, उस फिल्म का नाम था डेंजरस ईयर्स, जो कि इन्होंने 1947 में साइन की थी। 1948 में इन्होंने फॉक्स को छोड़ दिया और कोलंबिया पिक्चर को ज्वाइन किया, जहां इनको लेडीज़ ऑफ द कोरस नामी मूवी में काम करने को मिला, जहां पहले इनके बालों को 9 कलर्स में रंगा गया और उसके बाद प्लाटिनियम ब्लॉन्ड कलर किया गया, विच बिकेम हिज स्टाइल स्टेटमेंट, और आखिर तक इनके बालों का यही कलर रहा। मार्लिन की ज़िंदगी में एक किरदार आता है फ्रेड कार्गर का, जो इनके म्यूज़िक के उस्ताद थे जब ये कोलंबिया पिक्चर्स में काम करती थी 1948 के अरसे में। मार्लिन को उनसे प्यार हो गया और कुछ बायोग्राफर्स के मुताबिक मार्लिन जो है उनसे शादी करना चाहती थी। फ्रेड कार्गर हाल ही में अपनी बीवी से अलहदा हुए थे, उनकी एक बेटी टेरी थी, और फ्रेड कार्गर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि मैं मैरी को सूटेबल पार्टनर नहीं समझता बिकॉज मेरी एक यंग डॉटर है और मैरी उसको नहीं संभाल सकेगी। मैरी नहीं, मार्लिन मोनरो। सम बायोग्राफर्स agreed that Marlin was smitten. She confided to drama teacher Natasha Lightis that Freddie was the man of her dreams, the man she wanted to marry. Biographers do not agree whether she stayed with the Kargers for weeks of months. अच्छा, मार्लिन की जो मशहूरी का आगाज़ हुआ वो इनकी कुछ न्यूड पिक्स थी जो प्ले बॉय मैगज़ीन ने 1948 में पब्लिश की। इनको फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना था, तो ये
ये कहा जाता है कि जो मुकम्मल न्यूड पिक्स थी वो इन्होंने एक टॉम कैली नाम के फोटोग्राफर को दी थी $50 की एवज, और वो $50 इन्होंने अपनी कार की पेमेंट करने के लिए यूज़ किए थे। इनको फेमस एक्ट्रेस का अवार्ड 1953 में मिला। 1955 में इनकी मूवी द 7 Year Itch सामने आई। 1956 में बस स्टॉप, 1957 में द प्रिंस एंड द शो गर्ल। इनकी लास्ट फिल्म का नाम है द मिसफिट्स, जो 1961 में सामने आई, जो आपको आर्थर मिलर की बताई थी। इन्होंने टोटल 30 फिल्म्स में काम किया, और 12 में इन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। हॉलीवुड ने हाल ही में अपनी मशहूर और इन्फ्लुएंशियल 50 एक्ट्रेस की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें 6वां नंबर मार्लिन मॉन्रो का है, और अपनी डेथ के हर गुजरते दिन के साथ वो मशहूर तरीन होती जा रही हैं। इनकी डेथ की जो मिस्ट्री है उसमें कहा जाता है कि एक किरदार साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी, उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी का भी है। अब हम बात करेंगे रेड डायरी की। ये कहा जाता है कि जॉन एफ कैनेडी के मार्लिन मॉन्रो के साथ ताल्लुकात थे, रिलेशनशिप, और इस अफेयर के दौरान वो जो है उनको मिसयूज़ करते थे। तो मैरिलिन मॉन्रो अक्सर कहा करती थी कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है। तो मैरिलिन मॉन्रो जो है बार बार इनको रात को फ़ोन किया करती थी वाइट हाउस में। याद रखिए, ये कहानी है जो सपोज की जाती है। तो उन्होंने तंग आके कहा भी मैं अब तुम्हारे से मज़ीद ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। उन्हें अपनी नेक नामी का पर्दाफाश होने का डर था। तो उन्होंने अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी को भेजा कि तुम जाओ और मॉन्रो को समझाओ कि मुझसे मज़ीद ताल्लुकात की तमन्ना ना करे। रॉबर्ट कैनेडी उनको समझाने क्या आए, खुद उसका शिकार हो गए। और जब दोनों भाइयों ने बतौर फुटबॉल मॉन्रो को यूज़ किया तो वो बहुत तंग आई, और उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा कि मैं जो है इन दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप का किस्सा रेड डायरी में लिखती रहती हूँ, जिसे मैं अनकरीब तश्त अज़बाम कर दूंगी। ये उन्होंने कहा जाता है कि ये उन्होंने जस्ट अपने दोस्तों से या जॉन एफ कैनेडी से तवज्जो हासिल करने के लिए किया था, लेकिन ये एक अफवाह है कि साबिक प्रेसिडेंट ने एक अंडरवर्ल्ड के डॉन के ज़रिए इनको मरवा दिया। एक और अफवाह ये भी है कि इनके जो सेक्रेटरिस्ट थे डॉक्टर राल्फ ग्रिनसन, इनके ज़रिए इनको ओवरडोज दे के मरवाया गया। अब देखते हैं कि जो सामने किस्सा आया वो क्या है। इनकी जो हाउस कीपर थी यूनिस मोरे सेड दैट मॉन्रो वेंट टू बेड अराउंड 7:30 PM। वो कहती है बेड की तरफ 7:30 बजे गई। कब? अगस्त 4, 1962 को। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम शी सॉ हर अलाइव। और ये वो आखिरी वक्त था जब इनकी हाउस कीपर कहती हैं कि मैंने उसको ज़िंदा हालत में देखा। फिर रात को जो है ना किसी वक्त उनको जब शक हुआ कि मार्लिन मॉन्रो की तबीयत कैसी है, ख़राब थी, क्योंकि कहा जाता है कि सेक्रेटरिस्ट ने हाउस कीपर को कहा था कि तुम मार्लिन मॉन्रो पे नज़र रखना। तो जब उसने आवाज़ें दी तो उसको समझ ना आई। अब लॉस एंजलिस इस बारे में क्या कहता है? द लॉस एंजलिस टाइम्स रिपोर्टेड दैट एट 4:20 AM एंजलबर्ग कॉल्ड द पुलिस एंड रिपोर्टेड दैट मॉन्रो वाज डेड। यानी कि अब हाउसकीपर ने पहले तो सेक्रेटरिस्ट को बुलाया, वो आए, उन्होंने इसको देखा, तो उन्होंने फ़ौरन जो है मार्लिन मॉन्रो के फिजिशियन को कॉल की, डॉक्टर हाइमन एंगलबर्ग। कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट में वो भी पहुंच गए, और उन्होंने 4:20 पे कहा कि मार्लिन मॉन्रो डेड हो गई है। और इनकी डेड बॉडी के जो मेडिकल एग्जामिनर थे डॉक्टर थॉमस निगोशी हु परफॉर्म्ड ऑटोप्सी, उन्होंने कहा कि इन्होंने को ओवरडोज दी गई है। अब ओवरडोज इन्होंने ली है सुसाइड अटेम्प्ट के तौर पे या कि इनको दी गई है, ये नहीं मालूम। बहरहाल इनकी डेथ जो है ओवरडोज की वजह से हुई है। इनकी केस क्लोज जब हुआ तो एक बुक सामने आई, दी मर्डर ऑफ मार्लिन मॉन्रो। ये बहुत मशहूर किताब है और उसमें काफ़ी सारे हकायक से पर्दा हटाया गया है। इस तरह मार्लिन मॉन्रो
मशहूर ज़माना हॉलीवुड सेक्स सिंबल की डेथ हो गया। अब हॉलीवुड सेक्स सिंबल इनको क्यों कहा जाता है, तो इनको हॉलीवुड में किरदार ही ऐसे दिए जाते थे जहां ये किसी न किसी शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी और अमीर होने की कोशिश करती थी। यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन के हवाले से ही इनको किरदार दिए गए। बाद में जिस पे इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और अपना जो है वो स्टूडियो भी बना डाला। इनके फर्स्ट हस्बैंड का नाम जेम्स डॉटी था। सेकंड हस्बैंड का नाम, जिनको ये 1952 में मिली और इनकी मैरिज जो है उनसे 1954 में हो गई, उनका नाम था जॉन डी मैगियो, जो रिटायर्ड बेसबॉल प्लेयर थे। डी मैगियो वांटेड अ हाउसवाइफ एंड डिसलाइक्ड हिज वाइफ सेक्स सिंबल स्टेटस। वो चाहते थे कि मेरी बीवी हाउसवाइफ बन के रहे और सेक्स सिंबल का स्टेटस उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, जो मुख्तलिफ मूवीज़ की वजह से बन चुका था। हालांकि अपनी ज़ाती लाइफ में ये बहुत ही नरम खू और मोहब्बत करने वाली औरत थी। इनके थर्ड हस्बैंड जो हैं हमारे फेमस अमेरिकन राइटर हैं आर्थर मिलर। उनके साथ इनकी शादी तकरीबन 5 साल रही। पहली मैरिज आपको बता चुके हैं, जेम्स डॉटी से हुई। सेकंड मैरिज इनकी फर्स्ट मैरिज विद बेसबॉल प्लेयर, सेकंड मैरिज विद आर्थर मिलर। फर्स्ट हस्बैंड जेम्स डॉटी, सेकंड डी मैगियो एंड थर्ड वाज आर्थर मिलर। उसके बाद इनकी शादी ना हो सकी, बल्कि इनको मौत की आगोश में जाना पड़ा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।